इस कहानी की शुरुआत में हमें एक गांव को दिखाया जाता है जिसका नाम कुसुम्बा होता है। गांव शब्द सुनते ही कानों में एक मधुर संगीत और आंखों में एक सुंदर सा दृश्य उभर आता है, जहां जंगल, पहाड़, नदी, खेत, खलियान देखने को मिलता है। और जब बात गांव की हो तो हम दादा दादी, नाना नानी की कहानियों को कैसे छोड़ सकते हैं। उन कहानियों में कुछ ऐसी भी कहानियाँ होती है जो अपने अंदर समेटे रहती है कई राज। आज की कहानी भी एक राज को बताती है, देवी सती की। एक शाम जब ये छोटी बच्ची और दादी घर के बाहर बैठे होते हैं, तभी छोटी बच्ची बोलती है, आपके पास भी तो एक कहानी है ना दादी, देवी सती की कहानी, मुझे भी सुनाइए ना। अपनी पोती के मुंह से अचानक देवी सती का नाम सुनकर राधिका अपनी अतीत में खो जाती है। उसकी आंखें बता रही थी कि वह बेहद खौफनाक दृश्य याद कर रही है। तभी ये कहानी 50 साल पीछे चली जाती है। हम एक जोड़े को देख पाते हैं जो जंगल में भागे जा रहे थे। उन दोनों की धड़कनें इतनी तेज चल रही थी मानो कोई कोई रेलगाड़ी अपनी पूरी रफ्तार में दौड़ रही हो। वे दोनों बेसुध बस भागे जा रहे थे। दौड़ने की रफ्तार को देख ऐसा लगता था मानो यह उनके लिए जीवन और मृत्यु की दौड़ हो। तभी कहानी 3 घंटे पहले जाती है। चांद के शीतल प्रकाश में एक प्रेमी जोड़ा एक दूसरे की बाहों में लिपटकर अपने जीवन के लिए सुंदर सपने सजा रहा था, जिसमें लड़के का नाम मनोहर और लड़की का नाम राधिका है। तभी राधिका बोलती है, यूँ रात अंधेरे में हम और कब तक मिलते रहेंगे मनोहर, कहीं किसी ने देख लिया तो बड़ी मुसीबत आ जाएगी। मनोहर बोलता है, क्यों डरती हो तुम राधिका, क्या हमारा प्रेम इतना कमज़ोर है जो लोगों की डर से टूट जाए। तभी राधिका बोलती है, पर क्या हमारा यह प्रेम स्वीकार किया जाएगा, क्या मेरे घर वाले मान जाएंगे, वे लोग जल्द से जल्द मेरी शादी कर देना चाहते हैं। तभी मनोहर कहता है, तो हमें क्या करना चाहिए, क्या तुम चाहती हो कि हम लोग कहीं भाग जाएं। तभी हमें बताया जाता है कि इस समय लोगों में ऊंची और नीची जाति को लेकर बहुत ज़्यादा भेदभाव होता है। अचानक से मनोहर के मुंह पर एक मुक्का पड़ता है। राधिका अपने बड़े भाई बिरजू को सामने देख पूरी तरह से डर जाती है। बिरजू मनोहर को बहुत बुरी तरीके से मारता है और राधिका को भी खींचकर एक थप्पड़ मारता है। बिरजू राधिका से बोलता है, तो तू यहाँ इस नीची जात वाले लड़के के साथ रंगरलिया बना रही है और हम वहाँ खाने पर पिताजी, माँ और हम सब तेरा इंतज़ार कर रहे हैं। आज न टांगे तोड़ दी तेरी तो मेरा नाम भी बिरजू नहीं। पहले इस नीची जात वाले का अच्छे से हिसाब कर दूँ। तभी बिरजू मनोहर से बोलता है, साले तेरी इतनी हिम्मत, ठाकुर की लड़कियों पर डोरे डालता है, खुद की जात का पता नहीं और हमारी जात को अछूत करने पर लगा है। बिरजू मनोहर को मारना शुरू करता है। वह मनोहर को इतना पीटता है कि मनोहर की हालत अधमरी सी हो जाती है। और अब बारी राधिका की थी। तभी राधिका अपने भाई से बोलती है, भैया उसे छोड़ दो, इसमें उसका कोई दोष नहीं, उसे छोड़ दो भैया, उसे छोड़ दो, अब मैं कभी उससे नहीं मिलूंगी, भैया उसे छोड़ दो, बस उसे छोड़ दो। तभी बिरजू राधिका का हाथ जोरों से पकड़ उसे ले जाने लगता है और बोलता है, ठाकुरों की इज्जत का जरा भी ख्याल ना आया, आज पिताजी के हाथों तेरी खाल उधरने से कोई नहीं बचा पाएगा। थोड़ी देर बाद हमें एक भव्य महल दिखाया जाता है। बिरजू बाबूजी के कमरे में राधिका को खींच के ले जाता है और बोलता है, बाबूजी देखो अपनी इस लाडली को, ये उस नीची जात के लड़के मनोहर के साथ इस रात अंधेरे में। बिरजू की बात खत्म होती उससे पहले ही राधिका के बाबूजी उसे जोर का एक तमाचा मारते हैं। बाबूजी कहते हैं, बंद कर दे इस कमरे में और जब तक इसकी शादी ना कर दे हम, तब तक इसे बंद ही रहने देना। बिरजू बोलता है, जी पिताजी। बाबूजी बोलते हैं, बिरजू तू कल ही रामपुर जाकर दौलत सिंह को खबर कर कि हमें उनका रिश्ता मंजूर है। तभी हमें मनोहर को दिखाया जाता है।
उसकी हालत देख ऐसा लगता है जैसे शरीर की कुछ हड्डियां टूट चुकी हो, फिर भी उसने अपने आप को खड़ा किया हुआ है और राधिका के घर की ओर चल रहा है। यहाँ आंखों से निकलते आंसू उसके गालों को भिगोए जा रहे थे और उनका मन बार बार भगवान से प्रार्थना कर रहा था। राधिका हाथ जोड़े अपने मन में बोलती है, उसे बचा लो शक्ति माँ, उसे बचा लो। थोड़ी देर बाद मनोहर उसी बुरी हालत में वहाँ आता है और राधिका को आवाज़ लगाता है, राधिका राधिका। मनोहर की आवाज़ सुन राधिका खिड़की के पास आती है, पर वह डरी हुई थी और बोलती है, मनोहर तुम यहाँ से चले जाओ मनोहर, बिरजू भैया ने अगर देख लिया तो बड़ी मुसीबत आ जाएगी। तभी मनोहर बोलता है, अब मुझे किसी का डर नहीं राधिका, अब इम्तिहान की घड़ी ये तुम्हारे लिए है। तभी राधिका बोलती है, पर मनोहर हम कहाँ जाएंगे, वो हमें नहीं छोड़ेंगे। मनोहर बोलता है, तुम चिंता न कर राधिका, हम बहुत दूर चले जाएंगे, अपनी अलग दुनिया बसाएंगे। राधिका अपने कमरे की जर्जर हो चुकी खिड़की को तोड़कर बाहर आ जाती है और वे दोनों जंगल की तरफ भागना शुरू कर देते हैं ताकि दूसरे गांव पहुंच सके। उन दोनों को भागता हुआ उस घर का एक नौकर देख लेता है। नौकर जाकर बिरजू भैया को बोलता है, बिरजू भैया वो राधिका दीदी उस मनोहर के साथ जंगल की ओर भागे जा रही है। तभी बिरजू गुस्से में बोलता है, क्या बकता है, उसे तो मैंने कमरे में बंद। और तभी वो गुस्से से चिल्लाता है, राधिका। थोड़ी देर में राधिका की माँ भी दौड़ती हुई आती है और बिरजू से बोलती है, वो कलमोही राधिका भाग गई, वो खिड़की तोड़कर भाग गई है। तभी बिरजू गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है, नहीं। बिरजू हाथ में कुल्हाड़ी लिए अपने नौकरों के साथ जंगल की ओर निकल जाता है। उसकी क्रोध से भरी हुई आंखों से साफ बता रही थी कि आगे क्या होगा। इधर वे दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ तेजी से जंगल की ओर भागे जा रहे थे। राधिका मनोहर से कहती है, लगता है वे लोग आ रहे हैं मनोहर, वो देखो जलती हुई मसाले। तभी मनोहर राधिका से कहता है, हमें भागते रहना होगा राधिका, हमें बस इस जंगल को पार कर किसी तरह रामपुर गांव तक पहुंचना होगा और वहां से हम शहर चले जाएंगे। उधर बिरजू गुस्से में अपने नौकरों से बोलता है, वे लोग ज़्यादा दूर नहीं गए होंगे, ढूंढो उन्हें कि गर्दन काटने में ज़रा भी संकोच न करना। इधर पथरीले रास्तों के कांटों और पत्थर ने राधिका के पाँव को लहूलुहान कर दिया था। वो दर्द में रोते हुए मनोहर से बोलती है, मैं और नहीं भाग पाऊंगी मनोहर, तुम चले जाओ, अपनी जान बचाओ, जाओ तुम जाओ। वहीं से कुछ दूरी पर जहाँ राधिका और मनोहर थे, मनोहर को एक गुफा दिखाई देती है। मनोहर राधिका से कहता है, ये देखो यहाँ एक गुफा है, हम आज रात यहाँ पर छिप सकते हैं। दोनों उस गुफा के अंदर चले जाते हैं। उधर बिरजू अपने नौकरों से बोलता है, तुम इस रास्ते से जाकर ढूंढो उन्हें और मिल जाए तो पकड़ कर रखना। मैं और दीनू इस ओर जाकर देखते हैं, कहीं वे इस ओर तो छिपे नहीं। कुछ दूर जाते ही दीनू को भी वो खून दिखता है। दीनू बिरजू भैया को बोलता है, बिरजू भैया ये देखिए खून की बूंदें, हमें इस रास्ते में ढूंढना चाहिए, ये रास्ता ले जाएगा हमें उन दोनों तक। बिरजू बोलता है, खून के पीछे पीछे आगे बढ़ते चलो। इधर गुफा के अंदर जाते ही राधिका को डर लगने लगता है। राधिका मोहन से कहती है, यह कितनी डरावनी गुफा है मनोहर, यहाँ रुकना सुरक्षित तो होगा ना। तभी मनोहर कहता है, हमारे पास इससे सुरक्षित और कोई दूसरी जगह नहीं हो सकती राधिका, बस किसी तरह ये रात निकल जाए, हम सुबह होते ही यहाँ से निकल चलेंगे। उधर बिरजू और दीनू भी खून का पीछा करते हुए उस गुफा के पास पहुंच जाते हैं। बिरजू सोचता है, हो सकता है वे दोनों इस गुफा में छिप गए हों, एक बार गुफा को देख ही लेता हूँ। बिरजू अंदर जाते हुए सोचता है, मैंने इस जंगल को लगभग पूरा देख लिया है, पर क्या यह गुफा इस जंगल में अचानक प्रकट हो गई है। इधर राधिका अंदर जाते हुए बोलती है, यह गुफा और कितनी भीतर जाएगी मनोहर, मुझे लगता है हमें और अंदर नहीं जाना चाहिए। तभी मनोहर कहता है, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है राधिका, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। पर तभी आगे का दृश्य देख उन दोनों की धड़कनें अपनी चरम सीमा पर पहुँच गई थी। आंखों में क्रोध की ज्वाला और हाथ में तेज धारदार कुल्हाड़ी लिए बिरजू उन दोनों का गला
काटने के लिए आगे खड़ा था। बिरजू गुस्से में दोनों को बोलता है, अंतिम बार ईश्वर को याद कर सकते हो तो कर लो, क्योंकि मेरी कुल्हाड़ी तुम दोनों को कोई दूसरा मौका ना देगी। तभी अचानक से बिरजू का गला कट जाता है और उसका सर धड़ से अलग हो जाता है और नीचे गिर जाता है। यह देखकर दोनों दंग रह जाते हैं। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि अचानक क्या हो गया। फिर दोनों चिल्लाकर बोलते हैं, बिरजू भैया, बिरजू। जहाँ बिरजू मनोहर और राधिका का सर काटकर अलग करना चाहता था, वो अब वही बिरजू का सिर उसके धड़ से अलग होकर नीचे ज़मीन पर लुढ़क रहा था। कैसे हुआ ये सब, आगे जानने के लिए इस चैनल पर बने रहें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें।